गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से बनता है। इसमें से एक पदार्थ सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट कहलाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी the amount of solute in grams dissolved in 100 grams of solvent to prepare a saturated solution at a given temperature is called solubility of solute। कहने का अर्थ है कि इस स्लाइड में आपको एक बीकर में पानी दिया गया है और ये पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसमें 10 ग्राम शुगर हम मिला रहे हैं। देखते हैं कि ये शुगर पूरी तरह घुल जाती है। फिर हम एक बार और 10 ग्राम शुगर मिलाते हैं, ये पूरी तरह घुल जाती है। इसका अर्थ है सॉल्युबिलिटी का अर्थ है कि विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम द्रव में मिलाने के बाद सैचुरेटेड या संतृप्त सॉल्यूशन दिए गए ताप पर बना दे, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। अर्थात जब हम इसमें 10 ग्राम शुगर और मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में कुछ शुगर इसमें पड़ी भी रह जाती है जो घुलती नहीं है, अर्थात हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका प्राप्त होता है, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो इसकी में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसमें 2 से अधिक बार शुगर मिलाते हैं तो हम जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन पाते हैं वो पाने के लिए जितनी भी शुगर इसमें मिलाई जाती है वह शुगर की मात्रा उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अर्थात कुछ शुगर पानी में घुली हुई ऐसी अवस्था में रहती है और कुछ शुगर पानी में अघुलनशील अवस्था में रहती है। अर्थात सैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी के लिए सॉल्यूशन का सैचुरेटेड होना या संतृप्त होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होगी दिए गए तापमान पर, वह उस विलेय की विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला साइड में दिखाया गया है कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा 100। अर्थात यहाँ ऐसी स्थिति में हमने 2 बार शुगर मिलाई थी तो विलेय कितना हुआ 20, सॉल्वेंट कितना लिया था 100 ग्राम, तो 20/100 गुणा 100 अर्थात 20% इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। तो सॉल्युबिलिटी को व्यक्त करने के लिए प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। सॉल्युबिलिटी को व्यक्त करने के लिए जो फार्मूला था वो इसमें दिखाया गया है कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा 100। इस प्रकार सॉल्युबिलिटी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे की स्लाइड में देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस प्रकार किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि सॉल्युबिलिटी 3 तथ्यों पर निर्भर करती है। नंबर 1, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की प्रकृति क्या है। नंबर 2, इसका तापमान क्या है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, और दाब अर्थात प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। इस स्लाइड में ये भी बताया गया है कि यदि हम दिए गए सॉल्वेंट या विलायक में नमक मिलाएं या चीनी मिलाएं तो नमक की विलेयता अधिक होती है, चीनी की विलेयता कम होती है। क्यों?
इसको आप भली भांति विचार अपने मन में कर सकते हैं। इसका जवाब अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि जब सॉल्यूट या और सॉल्वेंट दोनों के गुण और उनके स्ट्रक्चर अर्थात संरचना एक जैसी होती है तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी अधिक होती है और ऐसा नमक की स्थिति में होता है, इसलिए नमक पानी में अधिक घुल जाता है, चीनी अपेक्षाकृत कम घुलती है। अगली स्लाइड में प्रेशर के इफेक्ट को दिखाया गया है। प्रेशर के इफेक्ट को जानने के लिए यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैसीय अवस्था में हो तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। इसका उदाहरण इस स्लाइड में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जो बाजार में कोका कोला, थम्स अप, लिम्का के नाम से आती है उसको दिखाया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पानी सॉल्वेंट के रूप में लेकर अधिक दाब पर भर देते हैं। जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलते हैं तो ये दाब कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ताप पर इसका प्रभाव देखने के लिए अगली स्लाइड में देखें कि ताप का प्रभाव जानने के लिए जो रिएक्शंस हैं वो 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। पहले प्रकार की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन या जिसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं भी कहते हैं बच्चों। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम आइसोथर्मिक रिएक्शन या समतापी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, इसको हम ऊष्माफेकी अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें तापमान बढ़ जाता है, अर्थात रिएक्शन होने पर ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। चित्र में ये दिखाया गया है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस वाटर को जब हम मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। इसमें एरो ऊपर की ओर T लिखा हुआ है और नीचे की ओर S लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है, अर्थात तापमान और विलेयता एक दूसरे के विपरीत अनुपाती होती है। अगला देखते हैं बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन से पहले एक क्विक रिव्यू अब तक ले लेते हैं। विलेयता के बारे में अब तक आपने सीखा कि यदि सॉल्यूशन सैचुरेटेड स्थिति में हो तो 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वह मात्रा ही विलेयता कहलाती है। इसके लिए एक फार्मूला भी मैंने आपको अभी बताया कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान गुणा 100। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के कणों के आकार पर कैसे निर्भर करती है। आइए उसी स्लाइड पर फिर वापस आते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ती है, या इस रिएक्शन का एग्जाम्पल है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब हम पानी में घोलते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस रिएक्शन में T ऊपर की ओर एरो के साथ और S भी ऊपर की ओर एरो के साथ दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ाने पर विलेयता ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में लगातार
एक जैसी रहती है, अर्थात तापमान जैसे जैसे बच्चों इन अभिक्रियाओं का हम बढ़ाते जाते हैं, विलेयता जो है इन विलयनों की बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक में कोई विलयता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस वीडियो में